हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैंने आपको 11th में पहले भी पढ़ाया था। फर्स्ट चैप्टर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस कुछ लॉज वगैरह क्लियर कर चुकी हूँ। अब हम उसके आगे का देखेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लस अगर स्टूडेंट्स को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उसके लिए फिर उसके अकॉर्डिंग PDF या जो भी होगा वो शेयर करूँगी। अब आगे हम लोग देखते हैं। हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉज देखे थे एंड देन फिर अब हम देखते हैं उसके आगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? जॉन डेल्टन ने दी है। ये कब दी थी? ये 1808 में दी गई थी। क्या हुआ था? हाँ, एक महर्षि कनाड नाम बहुत फेमस हुआ था केमिस्ट्री में। मतलब कहा जाता है बहुत बड़े गणितज्ञ, वेदास के और केमिस्ट्री के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे वो। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मैटर पे स्टडी करी। उन्होंने किस पे करी? मैटर पे स्टडी करी। वेद, उन्होंने काफ़ी सारे वेद पढ़ रखे थे। मैटर पे स्टडी करने के बाद महर्षि कनाड जो थे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा मैटर है वो पूरा एक चीज़ मतलब एक पार्टिकल से, सिंगल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको उन्होंने अपने शब्दों में नाम दिया परमाणु। ठीक है, क्या नाम दिया? परमाणु, जिसको हम इंग्लिश में परमाणु भी बोला उन्होंने, और इसको कण भी बोला जाता है। कहीं कहीं बुक्स में कण भी लिखा हुआ है। अपने नाम पे उन्हें कणाड था उनका नाम, इसलिए उन्हें कण बोला, लेकिन इसको बाद में हम लोगों ने परमाणु बोला, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एटम। इंग्लिश में एटम कब आया? जब डेल्टन्स आए, जॉन डेल्टन आए 1808 में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर महर्षि कनाड की जो स्टडीज़ की हुई थी उस पर फिर अगेन रिसर्च किया, उसको और ज़्यादा अच्छे से देखा। ये ब्रिटिश केमिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश के थे यहाँ। और ये इन्होंने क्या किया? उसी एटम्स को, मतलब परमाणु की खोज हमारे भारत में हुई है, इंडिया में ही एटम्स की खोज की गई है, लेकिन इसको और अच्छे से समझाने के लिए जॉन डेल्टन आए। जॉन डेल्टन ने क्या किया? जॉन डेल्टन ने फिर स्टडी किया, उनकी थीसिस वगैरह को देखा, और तब जाके उनने कण को जो नाम दिया वो क्या दिया? एटम। ATOM स्पेलिंग है, ATOM। इसको अगर देखें तो A का मतलब होता है कैन नॉट, ठीक है, या कांट बोल सकते हो। TOM का मतलब होता है कटेबल, मतलब जिसको अगेन फिर से कट नहीं किया जा सकता, फर्दर उसको फर्दर डिवाइड या फर्दर कटेबल ना हो या फर्दर उसको डिस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड एटम। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए अपने। इन्होंने बताया क्या? मैटर इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। मतलब उन्होंने बताया कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे कि हमारी आपने लाइफ साइंस में, बायो में पढ़ा होगा, साइंस में, कि हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि मैटर जो है, वी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैटर। तो उन्होंने क्या कहा? यूनिवर्स में या जितने भी हमारे आसपास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या चीज़ें हैं, वो सारी जो बनी, वो सारी हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मैटर में रखते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि वो मैटर जो है वो किससे मिला हुआ है, बना हुआ है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम से। सेकेंड उन्होंने बोला कि एटम जो बनता है, जब बना हुआ है एटम, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? अगर वो कोई एलिमेंट बनाएगा या मॉलिक्यूल बनाएगा या कंपाउंड बनाएगा तो उसका क्या रहेगा? शेप रहेगा, साइज रहेगा, मास रहेगा, वो सारा ऑल प्रोपोर्शन में कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मतलब अगर आइटम का शेप कैसा है? स्मॉल, और कैसा है? आप बोल सकते हो कि रेगुलर, यानी सर्कल में है, सर्कुलर है। तो सारे जितने भी, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जितने भी एटम्स होंगे, एक ही एटम होता है वैसे तो हाइड्रोजन में। अगर हम ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की बात करते हैं तो जितने भी इनमें एटम्स रहेंगे वो सारे कैसे रहेंगे? एक ही शेप, एक ही साइज, सारे मास उनके सभी के सिमिलर रहेंगे। ये इनका कहना था। थर्ड उन्हें पोस्टुलेट दिया कि जो मैटर है वो किससे मिलके बनी है? एटम से। तो ये ही क्या करती है? स्मॉलेस्ट पार्ट जो है इसका केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन के पास मान लीजिए 4 एटम है तो इसका एक स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या करेगा? वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब कौन करेगा? एटम करेगा, मैटर का। फिर उसके बाद उन्होंने फोर्थ क्या दिया? एटम्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हाइड्रोजन को हम H लिखें, आपने कभी भी देखा होगा हाइड्रोजन को कभी भी H नहीं लिखा जाता है, हमेशा H2 लिखा जाता है। ऑक्सीजन को सिंगल ऑक्सीजन नहीं लिखा जाता है।
O2 लिखा जाता है। क्यों? वाई? क्योंकि हाइड्रोजन जब सिंगल होता है तो वो नेसेंट होता है, वो रिएक्शन नहीं करता, वो एक एटॉमिक फॉर्म में होता है। लेकिन जब वो टू सिंगल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन 2+2 ऐसे करके लिखा जाता है, H2 लिखा जाता है, तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है और वो रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए ये मॉलिक्यूल स्टेट में लिखे जाते हैं और स्टेबल कहलाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट उन्होंने क्या दिया, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब इसको ना ही आप आगे फर्दर क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे और भी न्यू थ्योरीज हुई, एडवांसमेंट आया, तो इसमें क्या हुआ कि एटम को फर्दर फिर से डिस्ट्रक्ट किया गया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और वो 3 पार्टिकल्स में डिस्ट्रक्ट किया गया है। आपको भी पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तीनों में क्या है तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो आगे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स को रॉन्ग ठहराया गया कि एटम अकेला नहीं है, एटम को फर्दर डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है और 3 पार्टिकल में किया जा सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और भी अलग अलग अभी जो थ्योरीज हुई हैं उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आई, न्यूक्लियॉन है, कैलियॉन है, बहुत सारे ऐसे जो आए हैं एलिमेंट्स जो कि स्मॉलेस्ट हैं, एटम से भी फर्दर डिस्ट्रक्ट करने के बाद हमें मिले हुए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एटम इज डिस्ट्रक्टेबल। टू द नेक्स्ट टॉपिक ना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवोगेड्रो हाइपोथेसिस। एवोगेड्रो हाइपोथेसिस जो है वो बेस्ड थी गैस पर, ठीक है, और गैस पे बेस्ड है, मतलब गैस वाला लॉ आप याद करो किसने दिया था, गैल्यूसिक लॉ ने दिया था। हाँ, एवोगेड्रो हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड है, गैस पे बेस्ड है। गैस पे बेस्ड है मतलब गैस से आप याद करो कौन से लॉ दिया था, किसने दिया था ये लॉ, गैल्यूसिक लॉ ने दिया था। किसने दिया था, गैल्यूसिक लॉ हमने पढ़ा था, जो कि बेस्ड किस पे था, गैस पे। तो एवोगेड्रो भी जनरली किस पे बेस्ड है, आपका हाइपोथेसिस गैस पे बेस्ड है। इन्होंने क्या किया था, गैल्यूसिक ने, इन्होंने एवोगेड्रो हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने बताया कि अगर आप क्या करोगे, एक बीकर में या एक कंटेनर में हाइड्रोजन, दूसरे में ऑक्सीजन, तीसरे में क्लोरीन, ये जितने भी एलिमेंट है 118 एलिमेंट है अपने पास, ठीक है, कि इन्होंने गैस पे दिया है, तो पर्टिकुलरली सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे, जितने भी गैस के एलिमेंट्स है वो आएंगे। तो उन्होंने बताया कि कोई भी गैस का एलिमेंट है उसको अगर आप करते हो, क्या रखते हो, एक बीकर में रखते हो, कुछ टाइम के लिए रखते हो, एट नॉर्मल किस पे, एट आप बोल सकते हो एनटीपी पे। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर आपका क्या होता है, 230 कितना होता है आप बताइएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, और 273 होता है, 273 केल्विन करके होता है। प्रेशर कितना रखा अपन ने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा है। अब इसको हमने तीनों में गैस भर दी है, ठीक है, और इसको हम कुछ टाइम के बाद देखेंगे। कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन की एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या क्लोरीन के एटम्स या मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आता, सिमिलर रहते हैं। मतलब आप, हाँ, इनका एवोगेड्रो हाइपोथेसिस का मतलब ही ये था कि कभी भी किसी भी गैस के एलिमेंट की या मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर पे कभी भी चेंज नहीं होती, इक्वल ही रहती है। एटम्स के नंबर हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी पे बेस्ड उन्होंने क्या दिया, एक नंबर दिया, एवोगेड्रो नंबर, ठीक है, ये नंबर दिया उन्होंने, और उसको हम हमेशा कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट करी, मतलब इन्होंने कहा कि अगर आप एक क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर एक आप एटम लोगे, हाइड्रोजन का अगर आप एक एटम लोगे, तो उसका मास क्या होगा। उन्होंने एटम एवोगेड्रो हाइपोथेसिस से उन्होंने एटॉमिक मास भी निकालने को बताया, तो वो कहलाएगा, वो कितना होगा, 6.022 × 10⁻23। ये उन्होंने क्या निकाला, ये उन्होंने निकाला एक एटम का वेट निकाला, एटॉमिक वेट, जिसको हम एटम का मास बोल सकते हैं, एटम मास बोल सकते हो आप, एटॉमिक
मास बोल सकते हो या फिर 1 मोल बोल सकते हो आप, 1 मोल। इसी पे बेस्ड आपका मोल कॉन्सेप्ट भी है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आगे जाके मोल कॉन्सेप्ट यही है जनरली कि 1 मोल ऑफ, अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आप लिखोगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 का, तो क्या लिखोगे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रहेगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर यहीं पे आपको बोला जाए कि अगर आप 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिखो, तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन का क्या कर दोगे आप, 3 का इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 में कर दोगे, तो ये 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसी तरीके से हम अपना एटम्स का वेट निकालते हैं। मतलब आप कहीं पे भी चले आओ, 118 एलिमेंट्स में एक एटम का वेट फिक्स्ड रहेगा, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास प्लस किसी भी कंपाउंड में अगर आपको दे दिया जाए H2 है तो उसमें परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं कैसे निकाले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लाइफ टाइम आपको 11th 12th अगर आप या आगे केमिस्ट्री में आप फर्दर भी जाते हो तो ये आपको आते ही, ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एटॉमिक मास मैंने क्या बताया, जो कि मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मोल कॉन्सेप्ट मतलब सिंगल, एक आप बोल सकते हो सिंगल एटम। ठीक है, क्या कहलाएगा, सिंगल एटम का मास, है ना, वो बताया था मैंने आपको, कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23। ये था आपका एटॉमिक मास, एक एटम का मास। ठीक है, अगर आप कार्बन का लोगे तो कार्बन का एक एटम का मास ये रहेगा, लेकिन कार्बन का वैसे एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। मतलब उसमें 16 नंबर ऑफ इस तरीके से पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं, तो वो आपका एटॉमिक मास कहलाएगा। मोल का मतलब ही होता है, जैसे कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में डजन यूज़ करते हो, 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है, 12 पार्टिकल के इक्वल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे 1 एटम इज इक्वल टू रहता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब कैसे निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है, ये हमेशा किसका निकाला जाता है, किसी भी कंपाउंड का निकाला जाता है। हमेशा याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास किसका निकाला जाता है, कंपाउंड का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है H2O, हमारे पास, हमें पता है मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, 2, तो इनटू कर दोगे आप 2। बीच में दो एटम्स के या मॉलिक्यूल या एलिमेंट के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल आएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो ये कितना हो गया टोटल आपका 18 मॉलिक्यूलर मास हो गया आपका। इसी तरीके से आप CO2 का निकाल सकते हो। CO2 का अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का कितना होता है, 12, कार्बन के एटम कितने हैं, सिंगल है, 1 प्लस कर देंगे, ऑक्सीजन का कितना है, 16 इंटू 2 कर दोगे आप, ऐसे करके आपको कार्बन का निकल जाएगा। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है। अब आते हैं परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, मतलब कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है आपको, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब तो एलिमेंट हैं, ठीक है, लेकिन कंपाउंड दिया हुआ है जैसे CaCO3, ये दिया हुआ है कंपाउंड आपको। ठीक है, अब इसमें बोल रहे हैं आपको कि इसमें परसेंटेज निकालो। परसेंटेज किसका निकालोगे, इसमें कार्बन का, कैल्शियम का भी निकालो, कार्बन का भी निकालो और ऑक्सीजन का भी निकालो। कंपाउंड में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, तीनों का आपको परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज निकालने को आता है पहले आप उसका क्या निकालोगे, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। अगर हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, कैल्शियम का मास कितना होता है 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना आएगा, 196 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आएगा आपका टोटल किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का कंपाउंड का मास। ठीक है, जब आप इसको निकाल लोगे तब आपको एक एक का परसेंटेज निकालना है। तो एक एक का परसेंटेज कैसे निकालोगे, पहले निकालते हैं हम परसेंटेज, ऐसे करके लिख लो आप, परसेंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम का मास कितना है 40, ऊपर लिखोगे 40, नीचे क्या लिखोगे 196, टोटल उसका जो है कंपाउंड का मास इंटू
100। ऐसे ही आप किसका निकालोगे, कार्बन का। कार्बन का कितना होता है 12 अपॉन में 196 इंटू 100 का। ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का यहाँ पे ध्यान रखना, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे 96 होगा। क्यों, क्योंकि 16 इंटू 3 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 93। 9 6 3 18 3 1 3 नहीं 36 होगा, कट करना। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का यहाँ पे हमको 3 एटम्स दिए हुए हैं, 3 का इंटू करेंगे हम कितना होगा 8, ये हो जाएगा आपका 48 अपॉन 196 इंटू 100। इसी तरीके से आप जब इनका फर्दर कैलकुलेशन करके निकालोगे तो परसेंटेज आपको पॉइंट्स में समथिंग में आ जाएगा। अब आते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला थोड़ा सा टफ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसमें क्या होता है एम्पेरिकल फार्मूले में आपको पूरा एक टेबल बनाना होता है। अभी हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला मैं बता देती हूँ, जनरली एक सिंपल फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड का, सिंपल फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कैसे सिंपल फॉर्म ऑफ कंपाउंड, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा C6H12O6, ये यूनिवर्सल फार्मूला आपको पता होगा, ये किसका होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यानी रेशो में निकालेंगे आप तो ये क्या लिख लेगा, C का आपका लिख लेगा 1, हाइड्रोजन का आपका हो जाएगा 2 और फिर ऑक्सीजन का आपका हो जाएगा 1, मतलब 1:2:1। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इसी को हम एम्पेरिकल फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लेना, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। इसको और भी बड़ी कैलकुलेशन के थ्रू किया जाता है, वो टेबल के थ्रू, वो मैं आपको बताऊंगी। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर फार्मूले में कंफ्यूज मत होना। मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत अलग है, मॉलिक्यूलर मास बहुत अलग है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूले पे ही बेस्ड है, यानी जब अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हो और एन यहाँ पे लिखा है, एन इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, मतलब क्या करो, आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला है, क्या है आपका C1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इंटू इसका 2 से कर दो, इंटू इसका 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा C6H12O6। ये आपका कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमेशा केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूले का यूज़ होता है थ्योरेटिकली, एम्पेरिकल फार्मूले का ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये प्रैक्टिकल में यूज़ होता है एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला जस्ट आपको थ्योरेटिकली, यानी बहुत सारे जैसे H2O है या ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे क्या हैं आपके मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं कंपाउंड्स के, और ये जो है ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे यूज़ करने को मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला मैंने बताया था आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूले का जनरली यूज़ कहाँ होता है, न्यूमेरिकल्स में होता है। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको टेबल के थ्रू फार्मूले को कैलकुलेट करना होगा। फार्मूला जब भी आपको निकालने को आता है तो उसमें कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की जो है परसेंटेज गिवन रहती है, ऑलरेडी गिवन रहेगी। अगर नहीं आता है तो आप निकाल भी सकते हो, मैंने परसेंटेज आपको निकालना बताया है कि मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, उससे आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब आप क्या करना है आपको, सबसे पहले आप जब एलिमेंट देखते हो तो एलिमेंट में हमें कौन कौन से दिए हुए हैं, ये गिवन है हमारे पास। कार्बन है आपके पास, ये आपको जब भी निकालने को आएगा तो आपको क्वेश्चन में भी गिवन रहेगा। कार्बन लिखा हमने, हाइड्रोजन लिखा, नाइट्रोजन लिखा। अच्छा, क्या होता है जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100%। अगर कोई भी चीज़ 100% नहीं है, मतलब आप क्या करोगे जब एम्पेरिकल फार्मूला निकालने को आएगा तो आप ये जो परसेंटेज गिवन है इसको आप ऐड करके देखोगे। ठीक है, जब ऐड करोगे तो ये कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। अभी इसको ऐड करोगे तो ये 100% नहीं होगा, ये 84% समथिंग होगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप 100 से माइनस कर दोगे। 100 से माइनस करोगे तो ऑक्सीजन का आपका 16% समथिंग आएगा। ठीक है, बहुत सारे का आपको जब एम्पेरिकल फार्मूला निकालने को आएंगे तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई और भी एलिमेंट दिए होंगे, उसमें एक ऑक्सीजन कभी नहीं दिया होता क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है नहीं है। तब आप क्या करोगे, हमेशा याद रखना कि उसमें कंसीडर करना ही है आपको। 100% होना चाहिए टोटल इन लोगों का मास जो है, परसेंटेज 100% होना चाहिए। नहीं है तो आप खुद से उसमें ऑक्सीजन लिख लोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख लेती हूँ। अब हमारे पास क्या हो गया, एलिमेंट लिखा गए। अब हमें दिया है दूसरा कॉलम बनेगा परसेंटेज का। जो परसेंटेज गिवन है वही लिखेंगे, लेकिन हमेशा कैसे लिखेंगे, पॉइंट में, 0.0 करके लिखना है। हाइड्रोजन 8%, 8.0,
28%, 28.0, 16 दिया है 16.0। परसेंटेज हमेशा ऐसे ही लिखना है जब आप टेबल में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका? एलिमेंट का कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16। ये हो गए आपके एटॉमिक मास। इसके बाद आते हैं ग्राम एटम्स पे या मोल्स पे। एक मोल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 48.0 ऊपर लिखेंगे, 12 से उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब परसेंटेज जो दिया हुआ है उसको एटॉमिक मास से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको ग्राम एटम्स आ जाएगा। फिर 8 दिया है आपका परसेंटेज अपॉन में 1, 28/14, ठीक है, 16/16 हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 4 ज़ा 8, 2 ज़ा 1, ठीक है। ये आ गया आपका, ये क्या आ गया? ग्राम एटम्स आ गया आपका। अब इसमें देखो इस टेबल में कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1 है। इसी 1 से आप इन सब को ग्राम एटम्स जो आए हैं उनको डिवाइड दे दोगे, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1। मतलब क्या करते हैं, जब ग्राम एटम्स निकल जाता है परसेंटेज का एटॉमिक मास से डिवीजन के बाद, तो इसमें हम देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उसी छोटी वैल्यू से हम पूरे ग्राम एटम्स यानी मोल्स का डिवीजन कर देते हैं। तो अब इसका क्या आएगा? 4, 8, 2, 1। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 4, 8, 2, 1, ये हमारी वैल्यू आ गई, ये फाइनल वैल्यू आ गई। इसमें कुछ नहीं है, इसमें यहीं से उठा के सिंपल रेशो में हमने यहाँ लिख दिया है। ये लास्ट वाला टेबल सिंपल रेशो का है। अब हमें क्या निकालना था? एम्पेरिकल फार्मूला निकालना था। एम्पेरिकल फार्मूला किसका? कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी लिख ली? 4, हाइड्रोजन की कितनी लिख ली? 8, नाइट्रोजन की कितनी है? 2, ऑक्सीजन की 0, कुछ नहीं। दिस इज़ योर एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला, ये हमेशा याद रखना आप। और इसमें परसेंटेज आपको गिवन रहेगा, कंपाउंड्स का नहीं दिया हुआ है। और भी न्यूमेरिकल्स हैं, आप करके देखिएगा, बुक में नहीं आता है तो कोई भी क्वेश्चन है जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है वो मुझसे पूछेगा। ऑक्सीजन गिवन नहीं होता है तो हम 100 माइनस करके निकाल लेते हैं, और सबसे पहले एडिशन करके देखना है परसेंटेज का, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। कभी कभी दिया भी होता है तो आपको ऐड ऑन नहीं करना है, ऑक्सीजन 2 बार नहीं लिखना है, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होइएगा। इसी तरीके से एम्पेरिकल फार्मूला लिखा जाता है। अब इसके बाद जो टॉपिक्स है, इसके बाद है मोलैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी। ये 3 टॉपिक्स आपको दिए होंगे, या मोल फ्रैक्शन भी एक दिया होगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी 12th में डिफ़ाइन कर दिए हैं। उसकी जो लिंक है वीडियो की, जिसमें मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और मोल फ्रैक्शन डिफ़ाइन किया है, मैंने समझाया है, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।